let's continue our history. First topic, in first video हमने इंट्रोडक्शन डिसाइड किया था, इंट्रोडक्शन रीड किया था. एंड द फर्स्ट टॉपिक इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. जो nationalism फर्स्ट आया, मतलब फर्स्ट नेशनलिज्म, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, मतलब अगर हम क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म कब आया, तो जो नेशनलिज्म आया वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन केम विद द, जो हमारा नेशनलिज्म आया वो किसके साथ आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ आया. वो भी कब आया, 1789. एंड फ्रांस, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. जो फ्रांस है वो, अगर आपको याद होगा तो आपने 1789 में फ्रांस एक ऐसा स्टेट था, फ्रांस एक ऐसा राज्य था, फ्रांस एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे जो उसकी वहाँ पे किसका राज्य था, फ्रांस. एज यू वंडर रिमेंबर, अगर आप फ्रांस आपको याद होगा तो ये एक फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था जिसमें 1789 अंडर, और ये एक फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था, मतलब एक बहुत बड़ा राज्य था, टेरिटोरियल स्टेट था, फुल फ्लैश. लेकिन इसमें किसका राज्य था, इसमें किसका रूल था, 1789 इसमें किसका रूल था, अंडर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क का रूल था. इसमें किसका रूल था, मोनार्क का रूल था. ठीक है, मोनार्की आपने पढ़ी है, राजा का रहता है कि मतलब वो सिर्फ अपना ही रूल चलाते, अपने अकॉर्डिंग पूरा काम करते हैं. फुल फ्लैश मतलब कि संपूर्ण, पूरी तरह से एक टेरिटोरियल स्टेट था इन 1789. अंडर दी, को किसके रूल के अंडर में था, वो एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर में था. द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी from the monarchy to a body of French citizens. The political and the constitutional changes, जो political और जो constitutional changes आए थे फ्रांस, मतलब फ्रांस रिवॉल्यूशन को जगाने में political और constitutional changes आए, led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चेंजेस आए थे, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे, लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. और सोवरेनिटी इसमें ट्रांसफर हो रही थी. सोवरेनिटी मतलब होता है कि जो हमारे डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, आइदर वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो. यहाँ पे सोवरेनिटी, पहले जो फ्रांस था उस पर किसका राज था, मोनार्क का राज था. अब यहाँ पे किसकी पावर, सोवरेनिटी पावर को चेंज किया जा रहा था. अब मोनार्की से पावर किसके हाथ में आ रही थी, फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में पावर आ रही थी. एंड द रिवॉल्यूशन proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. ये जो रिवॉल्यूशन का प्रोक्लेम था, जो रिवॉल्यूशन का जो क्लेम किया था, जो घोषणा थी, उसमें कहा गया था, अब इसमें कहा गया था इट वॉज, ये पीपल है, ये जो सिटीजन है, हु वुड हैंडफोर्थ, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे नेशन को, वो शेप देंगे अपनी डेस्टिनी को, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे अपने नेशन को वो खुद बनाएंगे और अपने फ्यूचर को वो खुद डिसाइड करेंगे. एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग the French revolutionary introduced various measures and practices
that could create a sense of collective identity amongst the French people. ये जो फ्रॉम द बिगनिंग की बात करें, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, कुछ मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे और कुछ प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ, और यही क्रिएट करता है एक सेंस कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। ये एक हमें कि मतलब उन्होंने कुछ मेजर्स, कुछ कदम उठाए थे जिससे कि हमारे जो फ्रांस के लोगों में, जो फ्रांसीसी पीपल थे उनमें एक क्या हो, एक आइडेंटिटी हो जाए, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी से लोग उन्हें जानने लगे कि अमंग फ्रेंच पीपल के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी यही इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम इंडियंस हैं, हमें जब आज़ादी के लिए हम लड़ रहे थे तो हम सब यूनिटी में आए थे, कलेक्टिव वेज में आए थे। द आइडियाज ऑफ ला पेट्राई मीन्स होता है द फादरलैंड एंड ले सिटोयन मीन्स होता है द सिटीजन। Emphasize the notion of the united community enjoying equal rights under a constitution. अगर हम देखें तो लॉ पेट्राई मीन्स द फादरलैंड एंड ली सिटोयन मतलब द सिटीजन। इनमें एक ऐसे थॉट से ये ऐसी चीज़ें सोच रहे थे कि क्या करना चाह रहे थे, एक संयुक्त मीन्स कि इन्होंने क्या किया, एम्फेसाइज किया, इन्होंने किस पे प्रेशराइज सबसे ज़्यादा किया, यूनाइटेड कम्युनिटी। इन्होंने एक नोशन बताया यूनाइटेड कम्युनिटी कि यूनाइटेड कम्युनिटी अगर होगी तो लोग एंजॉय करेंगे इक्वल राइट्स को, और एक अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन लोग अपने इक्वल राइट्स को एंजॉय करेंगे, दैट एंजॉय करेंगे। द आइडिया ऑफ मतलब द फादरलैंड द सिटीजन, ये एम्फेसाइज किया जा रहा था यूनाइटेड कम्युनिटी पे कि ये अपने इक्वल राइट्स को एंजॉय करेंगे अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। देन अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर was chosen to replace the former royal standard। एक नया झंडा फ्रेंच फ्लैग सेलेक्ट किया गया था, वो ट्राई कलर में था, ठीक है, ट्राई कलर में उसे सेलेक्ट किया गया था और मतलब उसे सेलेक्ट किया गया था मतलब रिप्लेस करने के लिए जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग था उसे रिप्लेस करने के लिए हमने एक फ्रेंच फ्लैग सेलेक्ट किया था ट्राई कलर का, न्यू फ्रेंच फ्लैग। The state general was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. The E-State general was elected by the body of active citizens. किन्होंने उनको मतलब किन्होंने सेलेक्ट किया, जो स्टेट जनरल थे, जो ई स्टेट जनरल थे उनको उनका इलेक्शन हुआ और जो एक्टिव सिटीजन्स थे उन्होंने एक्टिव सिटीजन्स ने अपने वोट को दिया और उनको इलेक्ट किया और रीनेम दी नेशनल असेंबली, और उसका नाम भी बदल दिया। उसका नाम क्या बदल दिया, नेशनल असेंबली रख दी। ई स्टेट जो जनरल थे, ई स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन से उन्हें इलेक्ट किया गया और फिर उनका नाम चेंज करके क्या कह दिया गया, नेशनल असेंबली। एंड न्यू हिम्स वर कंपोज, कुछ नई प्रार्थनाओं को कंपोज किया गया। ओथ लिए गए मतलब शपथ ली गई। एंड मार्टिर, शहीदों का मतलब कमेमोरेटेड इन ऑल द नेम ऑफ द नेशन, उनका मतलब शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब मतलब उनकी तारीफ की गई, उन्हें प्रेज किया गया और ये सब क्या किया, एक मतलब नेशन के नाम पर हुआ, ये फ्रांस के नेशन के नाम पर ये सारी चीज़ें हुई। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लेकर आया गया इस प्लेस पे और इसने फॉर्मुलेट किया, एक यूनिफॉर्म लॉज बनाए सारे सिटीजन्स के लिए जो हमारी टेरिटरी में रहते हैं, ठीक है। एंड इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड
जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी, इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज़ ली जाती थी और जो ड्यूज़ थे उसको वो एबॉलिश कर दिया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स आर एडॉप्टेड। और फिर उसके बाद उस पर क्या अडॉप्ट किया, यूनिफॉर्म सिस्टम अडॉप्ट किया ऑफ वेट और मेजर्स को अडॉप्ट किया। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी, मतलब आप इंटरनली जो कस्टम ड्यूटीज़ ले रहे हो, जो ड्यूज़ ले रहे हो अपने सामानों को बेचने के लिए, उसको एबॉलिश कर दिया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम को लेकर आ गए। एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आए जिसमें कि वेट और मेजर्स को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, वेट और मेजर्स को अडॉप्ट किया गया कि आप वेट के अकॉर्डिंग मेजर करके ही उन सामानों के मतलब उन सामानों से टैक्सेस ले सकते हो। ऐसे कस्टम ड्यूटीज, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यू से नहीं। देन रीजनल dialects were discouraged and French, and it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation। जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, जो रीजनल की जो डायलेक्ट्स थे, जो रीजनल की जो भाषाएं थी जो बोली जाती थी, उनको क्या किया गया, डिस्करेज कर दिया गया, उनको डिस्करेज कर दिया गया। एंड फ्रेंच में, फ्रांस में डिस्करेज कर दिया गया एंड डिस्करेज किया गया। और जो पेरिस में, यू कैन से पेरिस में जो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोली और लिखी जाती थी, वही क्या किया गया, वो कॉमन लैंग्वेज अपने नेशन के लिए वो कॉमन लैंग्वेज कह दिया गया कि ये पूरे नेशन में यही कॉमन लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा, यही कॉमन लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा। एंड देन the revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism, and in other words to help other peoples of Europe to become nation। ये जो रिवॉल्यूशनरी थे, इन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशनरी ने फर्दर डिक्लेयर कर दिया कि ये एक मिशन है एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, जो डेस्टिनी है फ्रेंच नेशन की, ये डेस्टिनी, ये फ्रेंच नेशन का एक डेस्टिनी है, उसका ये एम है और उसका ये एम है कि वो क्या करे, फ्रेंच नेशन का ये एम था टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म, कि वो यूरोप के पीपल को भी डिपोटिज्म से बचाए, उनकी भी हेल्प करे, उनके नेशन को भी आज़ाद कराए, वहाँ के भी लोगों की वो हेल्प करे और वहाँ के लोगों को भी वो आज़ाद कराए। एंड व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप, students and other members of educated middle class began setting up जोकिब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जब ये सारी जैकोबिन क्लब्स को बनाया, जब ये फ्रांस का, जब ये इवेंट फ्रांस में जो भी रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स हुए, उन्होंने यूरोप की भी हेल्प की, तो क्या हुआ कि ये डिफरेंट सिटीज़ में ये बातें फैलने लग गई, डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप में ये बातें लोगों तक पहुंचने लग गई। और कौन कौन से लोगों तक पहुंचने लग गई, स्टूडेंट्स तक, अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड पर्सनस तक भी पहुंचने लग गए, जो मिडिल क्लास की फैमिली के थे और जिन्होंने क्या किया, मिडिल क्लास फैमिली के, और जो जैकोबिन क्लब की स्थापना कर, और सबने क्या किया, सबने मिलकर जैकोबिन क्लब को सेटअप किया। सब तक जब ये डिफरेंट बातें पहुंचने लग गई, मतलब फ्रांस की बातें, फ्रांस रिवॉल्यूशनरी की बातें लोगों तक जब पहुंचने लग गई, डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट सिटी ऑफ द यूरोप के, तो क्या हुआ कि सबने एक जैकोबिन क्लब को सेटअप किया। अब जैकोबिन क्लब को सबने सेटअप कर दिया। Their activities and campaigns prepared the way for the French army, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in the 1970s. With the outbreak of the Revolutionary War, the French army began to carry the idea of the nationalism abroad. अब जो उनके
वर्क थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उनकी जो एक्टिविटीज़ थे, उनके जो कंपेनियन जो अभियान थे कंपेनियन से उन्होंने प्रिपेयर किया द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी। उन्होंने फ्रेंच आर्मी के लिए एक रास्ता प्रिपेयर किया, एक वे तैयार किया, विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, जिससे कि वो लोग कहाँ पे गए, पहले रास्ता तय किया। और वो 1790s में वो सबसे पहले कहाँ गए, हॉलैंड गए, बेल्जियम गए, स्विट्ज़रलैंड गए और इटली के काफ़ी बड़े सिटीज़ में उन्होंने वो मूव करने लग गए। वो काफ़ी फ्रेंच आर्मी वो हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, स्विट्ज़रलैंड गए और इटली के कुछ पार्ट्स में वो लोग इटली में गए 1790s में। और विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी, मतलब रिवॉल्यूशनरी वॉर के स्टार्ट में, मतलब फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। जो फ्रेंच आर्मीज थी वो नेशनलिज्म को मतलब अब्रॉड तक ले जाने लगी। मतलब ये जो आउटब्रेक हो गया था रिवॉल्यूशनरी वॉर का, मतलब क्रांतिकारी युद्ध होना लगा था। रिवॉल्यूशनरी वॉर मतलब स्टार्ट हो चुका था। रिवॉल्यूशनरी वॉर हर जगह स्टार्ट हो गया था। और जब रिवॉल्यूशनरी वॉर स्टार्ट हो गया था तो फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, उसने इस आइडिया को, नेशनलिज्म के इस आइडिया को उसने कहा कि अब्रॉड तक ये आइडिया पहुंचना चाहिए, ये आइडिया दूसरी कंट्री तक भी पहुंचना चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए, इसको रोके जाना नहीं चाहिए। And within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. मतलब जो नेपोलियन था उसने क्या किया, उसने नेपोलियन के within the मीन्स कि विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी, मतलब इतने बड़े टेरिटरी पे नेपोलियन दैट केम अंडर द हिज कंट्रोल, नेपोलियन के कंट्रोल में काफ़ी बड़ी टेरिटरीज थी, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उस टेरिटरी नेपोलियन ने सेटअप किया था, इंट्रोड्यूस किया था कई रिफॉर्म्स, उसने काफ़ी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था जो ऑलरेडी फ्रांस में वर्क कर रहे थे, जो ऑलरेडी फ्रांस में रिफॉर्म्स स्टार्ट हो चुके थे, उन नेपोलियन ने यहाँ पे भी उसको स्टार्ट कर दिया। एंड थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. Through a return to monarchy, फ्रांस में जब मोनार्की को वापस लाया जा रहा था, वापस लाकर नेपोलियन ने क्या किया, जब थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की को रिटर्न किया, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, मतलब नेपोलियन ने क्या किया, मोनार्की को नेपोलियन वापस लेकर आया और उसने फ्रांस की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की बात करें तो उसने क्या किया, उसने रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। उसने इस सिस्टम को इसलिए फॉलो किया कि पूरा सिस्टम इससे रैशनल हो जाएगा और एफिशिएंट हो जाएगा। जो पूरा सिस्टम है इससे रैशनल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। द सिविल कोड, फ्रांस से एक तो नेपोलियन ने उनकी डेमोक्रेसी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने रिफॉर्म्स तो स्टार्ट किए थे फ्रांस से पहले, लेकिन थ्रू द रिटर्न मोनार्की का जैसे ही रिटर्न हुआ डेमोक्रेसी फ्रांस में डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेसी जो फ्रांस फॉलो कर रही थी वो रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल वही नेपोलियन ने भी फॉलो किया अपने सिस्टम को रैशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए। द सिविल कोड ऑफ 1804 usually known as Napoleonic Code means
बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिविल कोड है मीन्स कि हम 1804 सिविल कोड ऑफ 1804 1 मार्क्स में आ सकता है। सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज दी नेपोलियनिक कोड, इसे हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं। डेड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब इसने क्या किया, नेपोलियनिक कोड में क्या कहा गया, जाना जाता है, कहा गया कि आपको मतलब कि डेड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ establish equality before the law and secure the right to property। इसने क्या कहा कि जो आपको डेड अवे सारे प्रिविलेजेस आपको से ले लिए जा रहे हैं बेस्ड ऑन बर्थ पे, जो आपको प्रिविलेजेस प्रोवाइड किया गया था, और जो स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर दी जो लॉ थे, और उसने जो बिफोर दी लॉ पे जो स्टैब्लिश की थी इक्वालिटी जो थी, मतलब लॉ के सामने सारी चीज़ इक्वालिटी है, एंड प्रॉपर्टीज को, और उसने क्या किया, सिक्योर किया प्रॉपर्टी को, सिक्योर किया राइट टू प्रॉपर्टी को। उसने सारे प्रिविलेजेस बर्थ के ले लिए, लेकिन उसने सिक्योर किया राइट्स, और जो मतलब स्टैब्लिश किया इक्वालिटी भी उसने स्टैब्लिश किया बिफोर द लॉ, और राइट टू प्रॉपर्टी को स्टैब्लिश किया था। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ये जो कोड था ये एक्सपोर्ट किया गया, ये जो कोड था इसको क्या मतलब रीजन्स में भी अप्लाई किया गया, ठीक है। दिस कोड वॉज एक्सपोर्ट किया गया, इसको मतलब फ्रेंच के कंट्रोल में जितने भी रीजन थे वहाँ पे इस कोड को अप्लाई किया गया, एक्सपोर्ट किया गया, वहाँ तक इस कोड को पहुँचाया गया। और इन द डच रिपब्लिक, जो डच रिपब्लिक था इन स्विट्जरलैंड में, डच रिपब्लिक जो स्विट्जरलैंड में था, इन इटली एंड द जर्मनी, हाँ, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, नेपोलियन ने सिंप्लीफाई किया एडमिनिस्ट्रेटिव को, डिवाइड किया, जिससे उसको बहुत आसान बना दिया, एंड एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीसेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मोनोरियल ड्यूज। उसने क्या किया, जो नेपोलियन था उसने क्या किया, मतलब डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव को डिवाइड कर दिया और बहुत आसान बना दिया। और उसने वहाँ पे क्या किया, फ्यूडल सिस्टम, उसने फ्यूडल सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया, फ्यूडल एबॉलिश कर दिया उसने फ्यूडल सिस्टम को, एंड फ्रीड किया उसने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, और उसने क्या किया, फ्रीड पीसेंट, मतलब पीसेंट को फ्री कर दिया, पीसेंट को बिल्कुल किससे फ्री कर दिया, सर्फडम और मैनोरियल ड्यू से फ्री कर दिया उसने, मतलब उनको जो दास बना के रखा जाता था काम करने के लिए, उससे भी उसको फ्री कर दिया, और जागीरदारी शुल्क, और जो उन्हें मोनोरियल ड्यूज देना पड़ता था, जो वहाँ काम करने के लिए भी उन्हें जो ड्यूज पे करने पड़ते थे, उससे भी उनको टोटली फ्री कर दिया। एंड इन द टाउन्स टू, इन द टाउन्स में भी उसने क्या किया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर, उसने कई रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, उन द टाउन्स टूल्स में भी उन्हें कई रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, जैसे उसने क्या किया, जो वहाँ पे वर्क करते थे उनके भी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, पीसेंट आर्टिशंस वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, उसने जो शहरों में भी मतलब जो सिटीज़ में जो कारीगर थे वो मतलब किसी के अंडर में भी वर्क करते थे, उसको भी उन्होंने हटा दिया कि आप अब किसी के अंडर पे नहीं प्रेशराइज में वर्क नहीं करेंगे। एंड दैट इज़ उसने काफ़ी मतलब हमारे ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया उसने। पीस एंड आर्टिशियन एंड वर्कर्स और न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम, सब ने एंजॉय किया एक नए फ्रीडम को, सब ने एंजॉय किया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another।
मीन्स कि उन्होंने काफ़ी चेंज किया। उन्होंने जो बिजनेसमैन थे, जो स्मॉल स्केल के प्रोड्यूसर थे, जो गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया, मतलब एक यूनिफॉर्म लॉ बना दिया। उन्होंने यूनिफॉर्म लॉ में बनाया कि स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर्स किए जाएंगे और कॉमन नेशनल करेंसी का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि वो आपको फैसिलिटी देगी मूवमेंट में और एक्सचेंज ऑफ गुड्स में भी आपको फैसिलिटी देगी, जिससे कि आप एक्सचेंज कर पाओ एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक इलाके से, मतलब एक रीजन से दूसरे इलाके में अपने गुड्स को आसानी से एक्सचेंज कर पाओ। And however, in the areas conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. क्या हुआ? In the areas conquered, लेकिन जो नेपोलियन के जो जीते हुए इलाकों में कुछ जो वहाँ रीजनल लोग थे फ्रांस के, वो सबकी जो रिएक्शन आ रहा था वो एक्चुअली एक मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा था। फ्रेंच रूल में एक मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा था। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Belgium की capital, and Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कुछ जगह जैसे हॉलैंड था, स्विट्जरलैंड थे और कई अदर शहर भी थे, मतलब कि कुछ सर्टेन सिटीज़ भी थी लाइक ब्रुसेल, मेज, मिलान और वारसा में भी जो हमारे फ्रेंच आर्मीज थी उनको फ्रीडम का गिफ्ट, फ्रेंच आर्मी को का हमने स्वागत किया क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया था, फ्रीडम का गिफ्ट दिया। उनका हमने बहुत अच्छे से स्वागत किया कि उन्होंने हमें फ्रीडम का गिफ्ट दिया। बट द इनिशियली enthusiasm soon turned to hostility and it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. लेकिन इनिशियली ये क्या था कि मगर ये तो शुरुआत में काफ़ी एंथुसियास्ट था, बहुत उत्साह था, खुशी थी और जैसे जैसे ये खुशी बीतती गई क्या हो गया, ये खुशी किस में चेंज हो गई, टर्न टू हॉस्टिलिटी, मतलब दुश्मनी में ये बदल गया। और एज इट बिकेम क्लियर, ये क्लियर था कि जो हमारा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट से वो डिड नॉट, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स को क्या करना चाहिए हमें, जो हमारा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था वो हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम से बिल्कुल मैच नहीं खा रहा था। जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब वो पॉलिटिकल फ्रीडम से मैच नहीं हो पा रहा था। एंड इंक्रीज टैक्सेशन, क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, मतलब टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, सेंसरशिप लगा दी गई एंड फोर्स्ड conscription into the French army required to conquer the rest of Europe, और फोर्स किया गया फ्रेंच आर्मी को, मतलब फ्रेंच आर्मी को फोर्स किया गया कि जितना भी नुकसान हो रहा है उनको फोर्स किया गया कि आप रेस्ट ऑफ द यूरोप पे अपना कब्जा बनाए और रेस्ट ऑफ द यूरोप से आप उसको जितना भी हमें नुकसान हो रहा है आप उसको पूरा करें। और ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और इससे हमें देखने को मिलता है कि कई ज़्यादा हमें जितना फ़ायदा नहीं हुआ, हमें मतलब यू कैन से कि हमें जितना फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल सीम टू ओवरवेट हो गया था। जो एडवांटेजेस हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव में ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा चेंजेस हो गए थे, इसके कारण बहुत ही ज़्यादा फिर फ्रेंच आर्मीज़ को प्रॉब्लम हुई। ठीक है, फ्रेंच आर्मीज़ को फिर प्रॉब्लम हुई क्योंकि क्या किया गया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, सेंसरशिप लेकर आ गए और जो हमारा रेस्ट ऑफ दी जो यूरोप था उसके लिए हमारे फ्रेंच आर्मीज़ को मतलब कहा गया कि जितना भी नुकसान हो रहा है आप यूरोप को जीतिए और सारा नुकसान उससे पूरा करिए।
मतलब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से कुछ एडवांटेजेस भी मिले थे, लेकिन इस नुकसान के बाद वो एडवांटेजेस भी हमें कम लगने लगे। इस के बाद हमें वो एडवांटेजेस भी क्या लगने लगे, कम लगने लग गए थे। एंड what this picture is saying that figure 5, the courier of Rhineland loses all that he had on his way home from Leipzig। मतलब जी ये राइनलैंड का एक कोरियर पर्सन है, एक डाकिया है जो लाइप्सिग से आते हुए मतलब सब कुछ गवा देता है। मीन्स कि आप कह रहे हो कि ये राइनलैंड, ये कोरियर मैन है, राइनलैंड से लॉसेस मतलब अपने घर आते आते तक, वो अपने घर के रास्ते आते आते तक वो सब कुछ गवा देता है। एंड यहाँ कह रहे हो नेपोलियन हेयर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस after the loss to the Battle of Leipzig in 1813. Each letter dropping out of his back bears the names of the territories he lost. मतलब यहाँ जो नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिग की नेपोलियन को 1830 में लाइप्सिग की जो बैटल हुआ था, लाइप्सिग के बैटल में हराकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। ये नेपोलियन को मतलब दिखाया गया, एक नेपोलियन को रिप्रेजेंट किया गया एज अ पोस्टमैन। ये फ्रांस लौट रहा है आफ्टर, जब ये अपना बैटल लिप्जिग 1813 में ये हार गया था, तो वो ये अपने घर लौट रहा है। एंड ईच लेटर, जितने इसके बैग से लेटर्स गिर रहे हैं उन पर क्या लिखा हुआ है, बैक बियर द नेम्स ऑफ द टेरिटरी। उसने जिन जिन टेरिटरीज को लॉस किया, जिन जिन टेरिटरीज को उसने खोया है, उनके नाम उसमें शो हो रहे हैं, उनके नाम उसमें लिखे हुए हैं। और ये क्या है, इस पिक्चर मतलब ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है कि पिक्चर क्या शो कर रहा है, तो ये नेपोलियन को शो कर रहा है जो लौट रहा है। एंड द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जुब्रिकेन जर्मनी में, ठीक है, जुब्रिकेन जर्मनी में, मतलब हम एक प्लांट कर रहे हैं ट्री, लिबर्टी का प्लांट हम वहाँ पर लगा रहे हैं। एंड दिस सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर, ये जर्मन पेंटर ने प्रिंट किया है, कार्ल कस्पर फ्रिट्ज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ स्विट्जरबर्गन बाय द फ्रेंच आर्मी। ये एक जर्मन पेंटर ने पेंट किया है, कार्ल कैप्सर फ्रिट्ज ने इस डायग्राम को, इस कलर डायग्राम को बनाया है। और इसमें इसने दिखाया है कि जो फ्रेंच आर्मी है, फ्रेंच आर्मी कैसे ज्वेब्सग्रेन पर अपना कब्जा कर रही है, जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं वो कैसे ज्वेन्सबर्ग जर्मनी पर अपना कब्जा कर रहे हैं। रेगोनाइजेबल बाय देयर ब्लू, फ्रेंच जो सोल्जर है उसको आप पहचान सकते हैं, वो ब्लू, वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म में है। एंड हैव बीन पोर्ट्रेट एज ऑपरेसर एज दे सी द पीसेंट कार्ट harass some young woman and force a peasant down to his knee। आप इसमें मतलब आप इसमें पहचान सकते हैं कि जो सोल्जर है वो ब्लू कलर, वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म में है, और वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेस कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों की गाड़ियों को छीन रहे हैं। हैव बीन पोर्ट्रेट ऑफ ऑपरेसर का काम कर रहे हैं, दमनकारी का काम कर रहे हैं, पीसेंट कार्ड को छीन रहे हैं, और छीनते हुए उनको छीन रहे हैं और यंग पीपल को परेशान कर रहे हैं, वुमेन्स को भी वो तंग कर रहे हैं, सेंटर फोरग्राउंड में वो वुमेन्स को तंग कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड पीसेंट के कार्ड को छीन रहे हैं। एंड फोर्स द पीसेंट डाउन, और पीसेंट को फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने घुटनों पे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। एंड द प्लाक्यू बीन affects
to the tree of liberty carries a German inscription which in translation reads, मीन्स कि अगर आप देखें तो मतलब ये जो पेड़ है, जो फ्रीडम का ये पेड़ है लगाई जा रही है, इस पर एक पट्टी मतलब एक पेस्ट चिपकाया गया, एक पेपर चिपकाया गया और इसमें जर्मन में लिखा है, इसमें जर्मन में कोई बातें लिखी गई है, इस पर एक इंस्क्रिप्शन लगाया गया है लोहे पे लिखा हुआ। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, हमसे आज़ादी और इक्वालिटी ले लो। द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, ये क्या है, ये एक मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये मानवता का आदर्श रूप है, ठीक है। एंड दिस इज अ sarcastic, this is a sarcastic, ये sarcastic reference to the claim of the French as being liberators who oppose monarchy in the territories they enter। मतलब ये जो फ्रांसीसी हैं, जो फ्रांस के लोग हैं, जो फ्रेंच पर्सन है, वो ये दावा कर रहे हैं, मतलब ये कमेंट करे, एक रेफरेंस दे रहे हैं कि जिन इलाकों में हम जाते थे वहाँ पर क्या होता था, जिन इलाकों में हम जाते थे हु अपोज हमें मोनार्की कहते थे, इन द टेरिटरी हम जिन भी इलाकों में जाते थे वो हमें लिबरेटर्स कहते थे। मतलब एक राजतंत्र का विरोध कर मुक्ति दाता बन जाते थे हम लोग, उस इलाके के क्या बन जाते थे, मुक्ति दाता बन जाते थे उन इलाकों के। यू कैन अपोज मोनार्की, जिन भी क्लेम किया, उन्होंने क्या क्लेम किया कि फ्रेंच हैज बीन लिबरेटर्स हु अपोज मोनार्की इन द टेरिटरी दे एंटर। मतलब जो फ्रेंच थे वो हमेशा ही मोनार्की को अपोज करते थे, टेरिटरी जहाँ पे भी वो एंट्री करते थे वहाँ पे वो सब लोग समझते थे कि ये हमें आज़ाद कर देंगे। एंड ये इट इज़ अ यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, मतलब वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप है ये, 1815 के बाद का ये पिक्चर है यूरोप की। एंड ये जो फ्रेंच है, मतलब एक फिगर 2 में क्या कहा गया है, द कवर, फिगर 2 में कहा गया है द कवर ऑफ ए जर्मन almanac designed by the journalist Andreas Rebmann in 1798। एक जर्मन कैलेंडर है, एक जर्मन डिज़ाइन का किया कवर है। इसमें फर्स्ट पेज में इसने किसे डिज़ाइन किया था, रेबमन ने, एंड्रियास रेबमन ने। ये एंड्रियास रेबमन एक जर्नलिस्ट था, उसने 1798 में इसको डिज़ाइन किया गया था। द इमेज ऑफ द French Bastille being stormed by the image of the French Bastille being stormed by the revolutionary crowd has been placed next to a similar fortress meant to represent the bastion of despotic rule in the German province of Cassel। मतलब इसमें क्या किया गया, जो फ्रेंच बास्टिल थे, जो रिवॉल्यूशनरी क्राउड के एंट्री के उन्होंने मतलब एक मिलता हुआ एक उन्होंने फ़ोटो बनाई है जिसमें फ्रेंच बास्टिल में जो फ्रेंच है उनकी भीड़ बिल्कुल एंट्री कर रही है, ठीक है। वो किले के बगल में बनाया गया था। इसमें क्या हुआ, मिलते जुलते किले के बगल मिलते क्राउड हैज़ बीन प्लेस नेक्स्ट हुआ, मतलब जो क्राउड है वो एक मिलते जुलते किले में एंट्री कर रही है। सिमिलर किला था मिलता जुलता, उसमें वो एंट्री कर रही है। ये किला जर्मन, ये जो मतलब ये जो किला है, ये जो बैस्टिल, ये जो फोर्ट्रेस बनाया गया था, ये क्या हुआ, एक जर्मन से रिलेटेड था। जैसे कैसल में क्या हुआ था, ये फोटो बनाई गई है फ्रेंच बास्टिल, जिसमें क्या होता, जो रिवॉल्यूशनरी क्राउड था वो मिलते जुलते किले में या फोर्ट्रेस में एंट्री कर रही है और ये बता रहा है कि वहाँ पे किस टाइप का रूल था, जर्मन प्रोविजन में कैसल का किस टाइप का रूल था। ये इसमें फोटोज़ में ये चीज़ें बताई गई हैं, मिलते जुलते ये किले। Accompanying the illustration is the slogan। इसमें एक स्लोगन भी दिया गया था, the people must seize their own freedom।
मीन्स कि लोगों को अपनी आज़ादी, मतलब अपनी आज़ादी उनको सीज कर लेनी चाहिए, पकड़ लेनी चाहिए। A rebel lived in the city of Mainz and was a member of German Jobin group। मतलब जो रेवन एक जर्नलिस्ट था जो मेज नामक सिटी में रहता था और वो जर्मन जोगबिन गुट का मतलब क्लब का सदस्य था, मतलब उसका मेंबर था, वो उसका मेंबर